everyone and welcome to CompuPrep Hub by तक्षशिला लर्निंग। तो आज एसएससी क्रैश कोर्स में जीएस का डे है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है प्राइम मिनिस्टर एंड द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो प्राइम मिनिस्टर जो कि हेड होते हैं पूरी गवर्नमेंट के, एंड लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था आपके साथ प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट के टाइम पे मैंने आपको बताया था कि प्रेसिडेंट जो होते हैं वो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होते हैं, जो रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं यानी कि रियल फंक्शंस जिनके हाथ में होते हैं वो होते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर। तो आज के इस वीडियो में हम ये दोनों टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, क्योंकि ये इससे रिलेटेड हैं, तो दैट इज वाई ये दोनों को हम इस वीडियो में एक साथ जो है एक हेडिंग के अंदर स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। तो प्राइम मिनिस्टर, जैसे मैंने भी आपको बोला कि ये होते हैं रियल एग्जीक्यूटिव। तो जितने भी एग्जीक्यूटिव फंक्शंस होते हैं, पावर्स होती हैं, वो बेसिकली परफॉर्म करते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर। लेकिन वो हेड एंड सील किसकी होती है? तो प्रेसिडेंट की होती है। तो यानी कि प्रेसिडेंट हुए हमारे नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। इसके लिए एक टर्म यूज की जाती है जिसे बोलते हैं डी जॉर। तो डी जॉर एंड डी फैक्टो, ये दो टर्म्स हैं, कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती हैं, तो आपको पता होना चाहिए। एंड यस, मैं एक और बार यहाँ पे आज दोबारा रिपीट कर दूं कि यहाँ पे हम इसको इन डिटेल में नहीं स्टडी करेंगे, एग्जाम स्पेसिफिक, क्योंकि क्रैश कोर्स की हम बात कर रहे हैं। तो क्रैश कोर्स में रिवीजन पर्पस हो रहा है, तो दैट इज वाई जो सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिससे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या पूछे गए हैं वो ही हम डिस्कस करेंगे। तो आप ये मत सोचना कि मैम ने सारी डिटेल्स हमें नहीं दी है या वीडियो इनकम्प्लीट है। इफ आपको पूरा कोर्स अगर चाहिए तो उसके लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हो, वहां पे आपको डिटेल्ड वीडियोस मिलेंगी। सो डी फैक्टो एंड डी जॉर, दो टर्म्स की यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ। डी जॉर यानी कि जो रियल एग्जीक्यूटिव नहीं होते हैं, यानी कि नॉमिनल है, नॉमिनल यानी कि नाम के। तो ये वही होता है कि प्रेसिडेंट जो होते हैं वो नाम के एग्जीक्यूटिव होते हैं, कि उनका सिर्फ साइन चलता है, यानी कि उनकी साइन एंड सील है, अदरवाइज उनका कोई रोल नहीं है। सारे डिसीजंस जो हैं बेसिकली वो प्राइम मिनिस्टर ही लेते हैं। तो यानी कि रियल पावर्स, रियल एग्जीक्यूटिव यानी कि डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव जो है, वो अथॉरिटी जो है वो है हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास। Then the president is the head of the state। मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि एज इंडिया को अगर हम बोले कि इंडिया के फर्स्ट सिटीजन कौन है, तो वो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं। एंड हमारे पूरे इंडिया को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो प्रेसिडेंट होते हैं। लेकिन गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट ही है जो बेसिकली पूरा इंडिया को चला रही है। तो इंडिया के हेड बेसिकली प्रेसिडेंट होते हैं, लेकिन गवर्नमेंट के हेड जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। दैट इज व्हाई प्रेसिडेंट नॉमिनल है एंड प्राइम मिनिस्टर रियल एग्जीक्यूटिव है। तो डिफरेंस आप आई गेस आपको यहां से पता लग गया। तो आर्टिकल से रिलेटेड एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है। तो इससे रिलेटेड अब आर्टिकल कौन सा है? तो आर्टिकल 75 है, जो कि बोलता है कि प्राइम मिनिस्टर होने चाहिए, शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। कि प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करता है? वैसे प्रेसिडेंट करते हैं। अब आप बोलोगे कि प्रेसिडेंट कैसे अपॉइंट करते हैं? तो जैसे मैंने बोला कि हेड एंड सील एक होता है कि जो मेन हेड है वही हर किसी को अपॉइंट करेगा। तो ये वही रोल यहाँ पे होता है कि प्रेसिडेंट एक बार अपॉइंट हो जाता है, उसके बाद बाकी जितने भी हमारे स्टेट्स के हो गए या फिर प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो भी हुए, वो सारे अंडर हेड एंड सील होती है, जो उस पे साइन एंड सील वो सारी प्रेसिडेंट की होती है। तो प्राइम मिनिस्टर को भी अपॉइंट बेसिकली प्रेसिडेंट ही करते हैं। नाउ आई नो कि एक और क्वेश्चन आपके दिमाग में चल रहा होगा कि प्राइम मिनिस्टर को तो प्रेसिडेंट चूज नहीं करते हैं, तो उसको अपॉइंट कैसे किया जाता है? एज वी नो कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन जो होता है वो डायरेक्ट इलेक्शन होता है। यानी कि हम जो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुनते हैं, यानी कि हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के इलेक्शंस होते हैं, तो लोकसभा के इलेक्शंस, यस, उसके जो हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो चूज करते हैं। तो जो भी पार्टी उसमें जीतती है तो उस पार्टी का जो हेड होता है बेसिकली उसे प्राइम मिनिस्टर जो है वो बनाया जाता है। तो प्रेसिडेंट बेसिकली इलेक्ट नहीं करते हैं, प्रेसिडेंट चूज नहीं करते हैं, लेकिन हाँ ये बोला जाता है कि प्रेसिडेंट ही इलेक्ट करते हैं। तो बेसिकली होता यही है कि जो भी मेजॉरिटी पार्टी जो भी जीती है तो उसका जो हेड होता है वो उसको एज अ प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपॉइंट किया जाता है। अगर इन केस कोई भी पार्टी मेजॉरिटी से नहीं जीतती है या कोalition वाली या एसोसिएशन वाली सरकार बनती है, तो उस टाइम पे प्रेसिडेंट के पास राइट होते हैं कि वो अपनी पसंद का रिप्रेजेंटेटिव चूज कर सकते हैं। तो ये भी एक पॉइंट है जो कि आई गेस कि आपके भी दिमाग में आया होगा, मेरे भी अभी आपको बोलते बोलते पढ़ाते हुए दिमाग में आया। तो ये पॉइंट भी आप यहाँ से नोट डाउन कर लेना।
नाउ नेक्स्ट बात आती है टेन्योर की, प्राइम मिनिस्टर का टेन्योर कितना होता है। तो बेसिकली अगर मैं बोलूं तो अपॉइंट किसने किया, प्रेसिडेंट ने। तो जब तक प्रेसिडेंट रहेंगे तब तक ही प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, अगर प्रेसिडेंट नहीं रहते हैं तो प्राइम मिनिस्टर भी नहीं रहेंगे। तो बेसिकली ये होता है, लेकिन एज वी नो कि जो बेसिक टेन्योर होता है प्राइम मिनिस्टर का तो वो 5 इयर्स का होता है, क्योंकि एवरी 5 इयर्स के बाद लोकसभा के इलेक्शंस दोबारा होते हैं। तो ये अगर टेन्योर आपसे एग्जैक्टली पूछा जाता है तो एग्जैक्ट टेन्योर 5 इयर्स का होता है। बाकी ये बोलने में आता है कि उनको इलेक्ट प्रेसिडेंट करते हैं, तो दैट इज वाई, तो वो ऑफिस भी जो है जब तक प्लेजर रहता है प्रेसिडेंट का तभी तक होल्ड करते हैं। तो ये हो गया टेन्योर। नाउ पावर भी होती हैं, तो प्राइम मिनिस्टर के पास क्या क्या पावर्स हैं। तो बेसिकली अभी एक तो बात मैंने आपको बता दी कि जितने भी डिसीजन लेने हैं गवर्नमेंट के हेड हैं, तो इंडिया से रिलेटेड, स्टेट से रिलेटेड जो भी गवर्नमेंट के डिसीजन होते हैं वो सारे हमारे प्राइम मिनिस्टर लेते हैं। इसके अलावा एक और पॉइंट यहाँ पे देखो कि प्राइम मिनिस्टर को अगर रिजाइन करना है तो वो अपनी इच्छा से कर सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन ऐसी होती है जब उन्हें रिजाइन करना ही करना होता है। तो वो कौन सी कंडीशन होती है, वो कंडीशन होती है जब प्राइम मिनिस्टर जो है लोकसभा का कॉन्फिडेंस लूज कर लेते हैं। अब देखो, लोकसभा, हमने यही बोला ना, लोकसभा के मेंबर्स को हमने चूज किया और फिर जो वहां लोकसभा में जो भी मेजोरिटी पार्टी जो है जीती है, जो उसके हेड को हमने प्राइम मिनिस्टर बनाया। अब अगर जो प्राइम मिनिस्टर बन गया है वो अगर लोकसभा का ही कॉन्फिडेंस नहीं जीत सकता, अगर लोकसभा के, अगर उनके खुद के मेंबर्स को ही लग रहा है कि नहीं वो अपना वर्क ढंग से नहीं कर रहे हैं, तो क्या उन्हें प्राइम मिनिस्टर फिर आगे कंटिन्यू करना चाहिए? तो नहीं, उस टाइम पे जो है उनको फिर अपनी सीट जो है वेकेंट करनी पड़ती है। तो ये कंडीशन है जब उन्हें रिजाइन करना पड़ता है या प्रेसिडेंट उनको उनकी सीट से हटा सकते हैं, क्योंकि वो लोकसभा के मेंबर्स ही हैं, तो उनके ही हेड होते हैं, तो उनके साथ मिलजुल के चलना यहाँ पे थोड़ा जरूरी हो जाता है। तो जब लोकसभा का कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं तो उस टाइम पे उन्हें रिजाइन करना पड़ता है। देन इसके अलावा यहाँ पे एक और देखो कि अगर लोकसभा का कॉन्फिडेंस लूज किया तो प्राइम मिनिस्टर को हटना पड़ता है, लेकिन वहीं अगर प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि लोकसभा को डिसॉल्व करना है तो वो प्रेसिडेंट को बोल के वो भी करा सकते हैं। उन्हें लग रहा है कि लोकसभा ढंग से वर्क नहीं कर पा रही है तो वो डिसोल्यूशन भी कर सकते हैं लोकसभा का। तो लोकसभा का वैसे टेन्योर 5 इयर्स का ही होता है, तो अगर 5 इयर्स से पहले अगर डिसॉल्व करना हो तो वो राइट भी प्राइम मिनिस्टर के पास होता है, वो प्रेसिडेंट को बोलते हैं एंड प्रेसिडेंट को लोकसभा को डिसॉल्व करना होता है। फिर विद इन 6 मंथ दोबारा से इलेक्शंस होते हैं नई लोकसभा, तो नई लोकसभा के मेंबर्स जो हैं वो फिर से चूज किए जाते हैं। तो ये होता है एक प्रोसेस। तो यहाँ पे देखो दोनों प्रोसेस हैं कि अगर लोकसभा का कॉन्फिडेंस लूज हुआ तो प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ेगा, एंड अगर प्राइम मिनिस्टर चाहे तो लोकसभा को भी डिसॉल्व कर सकते हैं। यानी कि बेसिकली अगर क्राइटेरिया देखे तो दोनों को मिलजुल के ही काम करना यहाँ पे ज्यादा बेटर ऑप्शन है। देन इसके अलावा जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो नीति आयोग के चेयरमैन होते हैं। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि नीति आयोग के चेयरमैन कौन है। अब हमें पता है कि नीति आयोग जो है बेसिकली प्लानिंग कमीशन के जगह पे जो बनाया है, तो प्लानिंग देखता है पूरी, तो उसमें अब सोचने में आ जाता है कि कौन होंगे। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो ये क्वेश्चन माइट भी आपको जो है गलत आंसर तक ले जा सकता है। बट यहाँ से ये ध्यान रखना कि प्राइम मिनिस्टर होते हैं, नीति आयोग के भी चेयरमैन होते हैं, एनडीसी जो कि डेवलपमेंट काउंसिल होती है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, उसके भी चेयरमैन होते हैं, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल के भी चेयरमैन होते हैं, इंटर स्टेट काउंसिल के भी चेयरमैन होते हैं, नेशनल वाटर रिसोर्सेज काउंसिल के भी चेयरमैन होते हैं। तो बेसिकली प्लानिंग हो गई, फाइनेंस से रिलेटेड हो गया, स्टेट्स को किस तरीके से करना है। तो बेसिकली जो हम बोल रहे हैं कि हेड जो है गवर्नमेंट जो पूरा रन कर रहे हैं वो और कोई नहीं, हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। तो इससे रिलेटेड जितनी भी पास हैं वो सारी होती हैं प्राइम मिनिस्टर के पास। तो ये थी बात प्राइम मिनिस्टर की। नाउ अब बात करते हैं यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। तो अभी मैंने बात की थी लोकसभा के मेंबर्स की। तो लोकसभा के मेंबर्स बेसिकली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, तो उन्हीं में से कुछ चूज किए जाते हैं जो कि मिनिस्टर्स होते हैं। तो बेसिकली आर्टिकल 74 है दैट डील्स विद द स्टेटस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, की जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का स्टेटस है कि उनको मिनिस्टर जो है उसका दर्जा दिया जाता है। तो ये आर्टिकल 74 है जो इनके स्टेटस से डील करता है, और आर्टिकल 75 है जो इनके अपॉइंटमेंट के तरीके से होगा, टेन्योर कितना रहेगा, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, इनकी ओथ, सैलरीज एंड अलाउंसेस से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं ये सारी की सारी हैं आर्टिकल 75 में। तो ये दोनों आर्टिकल्स यहाँ पे नोट डाउन कर लो, इंपॉर्टेंट है।
देन अब देखो टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स, आपने मिनिस्टर्स का नाम बहुत बार सुना होगा एंड कंफ्यूज भी हो रहे होंगे। देखो लोकसभा के मेंबर्स होते हैं, ठीक है, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं। अब उसमें से ही हमारी जो वेरियस मिनिस्ट्रीज हैं उनको रन करने के लिए मिनिस्टर्स चूज किए जाते हैं, वो होते हैं हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। एंड इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को भी हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है अपनी मर्जी से चूज करते हैं, अपॉइंट हालांकि प्रेसिडेंट करते हैं, लेकिन चॉइस जो होती है वो प्राइम मिनिस्टर की होती है। तो अपना उनको किस तरीके से रन करना है उसके लिए हेल्प तो चाहिए फॉर श्योर। तो वेरियस मिनिस्टर्स मिनिस्ट्रीज के जो है हेड होते हैं, तो वो सारे मिलके हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो बनते हैं। राइट नाउ अगर आप अभी देख सकते हैं तो जैसे अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर करंटली प्रेजेंटली जो हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी हैं। एंड आप देखो कि उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में तो हमारे एचआरडी मिनिस्टर हो गए, फिर फाइनेंस मिनिस्टर हो गए, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हो गए, रेलवे मिनिस्टर हो गए। तो ये सारे मिनिस्टर्स बेसिकली ये होती है यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो प्राइम मिनिस्टर इन्हीं के साथ मिलके जो है पूरी गवर्नमेंट को रन करते हैं, पूरे इंडिया को जो है रन करते हैं। एंड यस, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ही हैं जो कि मिल के प्रेसिडेंट को हर एक बात में एड एंड एडवाइस जो है वो देते हैं, सो दैट कि फिर उनके अकॉर्डिंगली ही प्रेसिडेंट वर्क करते हैं। तो देखो इसका भी कुछ नंबर फिक्स है, तो इसका इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो टोटल नंबर यहाँ पे एक फिक्स किया गया है, तो वो नंबर जो है बेसिकली इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर तो shall not exceed 15% of the total strength of लोकसभा। तो लोकसभा की जो भी स्ट्रेंथ है, जो भी नंबर है उसका 15% से ज्यादा जो है यूनियन ऑफ मिनिस्टर्स नहीं होने चाहिए। तो 15% ही है ये यहाँ पे जो है इसके लिए क्राइटेरिया पर्टिकुलर जो है वो सेट किया गया है। देन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शेल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बेसिकली जैसे मैंने बोला कि लोकसभा के ही पार्ट होते हैं वो, तो उनकी जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो लोकसभा की ही होती है। हालांकि उनके पास अपनी मिनिस्ट्रीज हैं, बट एज अ पार्ट अगर उन्हें बोला जाएगा तो वो लोकसभा का बोला जाएगा एंड उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है कलेक्टिव वो लोकसभा की होगी। तो लोकसभा के उनके जो भी मेंबर्स हैं उनको सपोर्ट करना, तो बाकी सारी चीजें जो होती हैं उनकी लोकसभा से ही रिलेटेड होती है। नाउ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में 3 कैटेगरीज होती हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो अब देखो मिनिस्टर्स कौन कौन से होते हैं। तो आपने कैबिनेट मिनिस्टर्स बहुत बार नाम सुना होगा, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट सुना होगा, डिप्यूटी मिनिस्टर्स सुना होगा। नाउ आप कंफ्यूज होंगे कि ये क्या अलग अलग मिनिस्टर्स हैं। मिनिस्टर तो मिनिस्टर होता है, बट नहीं, यहाँ पे डिफरेंशिएशन है। तो देखो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं जो कि हेड होते हैं, जैसे एचआरडी ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, तो इसके जो हेड हो गए, जो इसको चला रहे हैं पूरा, तो वो हो गए हमारे कैबिनेट मिनिस्टर। तो अभी आप एट प्रेजेंट अभी कौन है, आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि एट प्रेजेंट एचआरडी मिनिस्टर हमारे कौन है। अभी मेरे दिमाग में आया तो आपसे ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे पुट किया है, और कमेंट में जरूर बताइएगा कि एचआरडी मिनिस्टर एट प्रेजेंट हमारे कौन है। तो ऐसी जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं तो उनके जो हेड होते हैं बेसिकली वो होते हैं हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स। तो जैसे होम मिनिस्ट्री हो गई, डिफेंस मिनिस्ट्री हो गई, फाइनेंस हो गई, एक्सटर्नल अफेयर्स हो गए, तो ये मेजर मिनिस्ट्रीज हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। तो इन सबके जो हेड हैं, इनको जो हेड कर रहे हैं वो है कैबिनेट मिनिस्टर्स। देन आते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स, तो इनको या तो इंडिपेंडेंट चार्ज दे दिया जाता है किसी मिनिस्ट्री का, या तो इनको जो है मिनिस्ट्रीज की जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उसका चार्ज दिया जाता है, या फिर जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उनके साथ अटैच कर दिया जाता है। तो इन्हें बोलते हैं मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट। तो बेसिकली कैबिनेट के साथ मिलके ये कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ मिलके जो है ये काम करते हैं। तो हो सकता है कि कोई इंडिपेंडेंट जो है चार्ज भी इनको दे दिया जाए, लेकिन बेसिकली ये उनके साथ ही अटैच होकर काम करते हैं। देन आ जाते हैं हमारे डिप्यूटी मिनिस्टर्स। तो डिप्यूटी मिनिस्टर्स हैं जो कैबिनेट मिनिस्टर्स और जो हमारे स्टेट मिनिस्टर्स हैं उनको असिस्ट करते हैं, क्योंकि काम बहुत ज्यादा है मिनिस्ट्रीज में। तो ऐसा तो नहीं है कि 1-2 लोग सिर्फ उसको संभाल लेंगे, तो उसके लिए पूरा स्टाफ भी होता है। तो उनके अंडर जैसे कैबिनेट मिनिस्टर्स हुए, फिर उसके नीचे स्टेट मिनिस्टर्स हुए, देन फिर डिप्यूटी मिनिस्टर्स होते हैं जो इनको इन सब कामों में असिस्ट करते हैं। सो ये बेसिकली कैबिनेट के मेंबर नहीं होते, लेकिन ये कैबिनेट मीटिंग्स भी जो है वो अटेंड कर सकते हैं। तो ये होते हैं हमारे डेप्यूटी मिनिस्टर्स। तो कैबिनेट का बेसिकली ये पार्ट नहीं होते, बट इफ दे वांट तो ये इसमें पार्ट ले सकते हैं। बाकी कैबिनेट का जो है मेन आपको यही समझना है, क्योंकि आई नो कि कंफ्यूजन ज्यादातर यही होती है कि कैबिनेट अलग होता है या फिर मिनिस्टर्स अलग होते हैं। तो क्या ये चीजें हैं, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अलग है या कैबिनेट है? तो कैबिनेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का ही एक
पार्ट है। तो ये चीज अब आई गेस आपको यहाँ से क्लियर हो गई होगी, तो आपके मन में अभी कोई डाउट नहीं होगा। नाउ देखो, एक और क्वेश्चन, एक और बात जो दिमाग में आती है कि अगर आप कोई भी कोई भी मिनिस्टर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, क्या उसको लोकसभा का मेंबर होना जरूरी है? आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि उसका होना जरूरी है या नहीं है? तो बेसिकली अगर देखा जाए तो जरूरी है, क्योंकि मैंने बोला कि वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी लोकसभा की ही होती है। तो लोकसभा के अगर जब तक मेंबर नहीं होंगे तो तब तक उसकी फंक्शनिंग एंड बाकी चीजें कैसे समझ पाएंगे, तो वो कैसे वर्क कर पाएंगे। तो यहाँ पे एक क्राइटेरिया रखा गया है कि अगर कोई मिनिस्टर चूज किया गया है जो कि लोकसभा में इलेक्ट नहीं हुआ था, कि ऐसा तो नहीं है कि सारे ही लोग इलेक्ट हुए हों, कुछ ऐसे होते हैं जो बिना इलेक्शन में पार्ट लिए भी कैबिनेट मिनिस्टर बन जाते हैं, तो वही बात है। तो वैसे ही देखो, अगर कोई पर्सन है जो कि किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, और उसको मिनिस्ट्री का दर्जा दिया गया है, यानी कि मिनिस्टर बनाया गया है, कोई मिनिस्ट्री उनको दी गई है, तो वो मिनिस्टर बन सकते हैं। लेकिन उनको क्या है, 6 मंथ के अंदर अंदर दोनों हाउसेस में से किसी भी हाउस का पार्ट जो है बनना पड़ता है। यहाँ पे 6 महीने का टाइम पीरियड, ये जरूर ध्यान रखना है। यहाँ पे 6 मंथ का टाइम पीरियड है, तो अगर 6 महीने में वो किसी भी हाउस में अपनी सीट, अपनी जगह बना लेते हैं, उनका कॉन्फिडेंस अगर उनको मिल जाता है, चाहे लोकसभा है चाहे राज्यसभा है, तो वो एज अ मिनिस्टर कंटिन्यू कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो हाँ, आउटसाइडर को हम बोलते हैं ना कि आउटसाइडर को हम लेकर तो आ सकते हैं, लेकिन अगर आउटसाइडर अगर जो भी हमारा जो वर्किंग सिस्टम है उसके साथ वर्क नहीं करेगा, तो उसे कैसे फिर उसका पार्ट बनाया जा सकता है। तो यही क्राइटेरिया यहाँ पे भी फिक्स होता है कि उन्हें 6 महीने के अंदर उसका पार्ट बनना होता है, उनका कॉन्फिडेंस जीतना होता है, तो वो जो है एज अ मिनिस्टर जो है आगे रह सकते हैं, अदरवाइज उन्हें रिजाइन करना पड़ता है। तो ये जो बात है ये हमारे आर्टिकल 75 के 5th पार्ट में जो है लिखी गई है। तो ये भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको भी यहाँ पे ध्यान रखना। तो इससे रिलेटेड ये इम्पोर्टेंट पॉइंट था। अभी जो मैं बोलूं कि प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से रिलेटेड ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिसमें एग्जाम में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड तो अभी अगर आप बोलो कि मैम ने तो ये नहीं बताया वो नहीं बताया, तो यस, बहुत सारी चीजें मैंने स्किप की हैं क्योंकि क्रैश कोर्स है, मैंने इन डिटेल में नहीं बता रही हूँ। तो अभी के लिए यहाँ पे इतना जरूरी था जितना जो सारे पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए हैं। एग्जाम स्पेसिफिक पॉइंट्स मैंने सिर्फ आपके साथ डिस्कस किए हैं। डिटेल्ड वीडियो अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, दैट इज www.takshilalearning.com। तो वहाँ पे आपको फुल वीडियोस जो हैं वो अवेलेबल होंगी। तो इसी के साथ आज की वीडियो यहाँ पे हम वाइंड अप करते हैं। एंड इसी के साथ एक और इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपको बोलना चाहूंगी कि अगर आपको लगता है कि आप एक ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं एंड आपको एक मेंटर की जरूरत है कि जो आपको सक्सेस तक ले जा सके, क्योंकि मेंटर बहुत जरूरी होता है, तो अगर आपके साथ भी ऐसा है तो आपको आपके लिए एक यहाँ पे गुड न्यूज है कि आप हमारे ब्रिलियंट 50 का पार्ट बन सकते हैं। ब्रिलियंट 50 में हम 1 ईयर तक जो है आपको पर्सनलाइज्ड कोचिंग देंगे आपके अकॉर्डिंगली, जहां आपको जरूरत होगी एक पर्सनल मेंटर के साथ आपको फुल सपोर्ट दिया जाएगा। आपको टिप टू टो आपके यानी कि प्री एग्जाम के लिए, मेंस एग्जाम के लिए, इंटरव्यू के लिए आपको पूरे हर एक स्टेप के लिए प्रिपेयर किया जाएगा। एंड यस, बट कंडीशन यही है कि अगर आप इतने एफर्ट्स उठा सकते हो तो, क्योंकि ब्रिलियंट 50 की बात है यहाँ पे, तो यानी कि ये सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए है जो ब्रिलियंट हैं एंड जो रियली सक्सीड होना चाहते हैं बट किसी ना किसी रीजन की वजह से रह जाते हैं। तो उनके लिए यस, उनको एक मेंटर की जरूरत है जो कि हम इस अपने प्रोग्राम के थ्रू प्रोवाइड करेंगे। बाकी की डिटेल्स के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए, वहां पे आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एंड यस, इफ यू वांट टू गेट अ गवर्नमेंट जॉब एंड यस एंड बहुत डेस्परेटली आप चाहते हैं, उसके लिए मेहनत कर सकते हैं, ब्रिलियंट हैं, तो यस आप ये प्रोग्राम जो है ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि आपको सक्सेस जो है 100% मिलेगा ही मिलेगा। तो इसी के साथ आज की वीडियो यहाँ वाइंड अप करते हैं। नाउ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के साथ, कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल दैट बाकी के सब्जेक्ट्स भी स्टडी करते रहिए। प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो वो भी देखिए। अगर नए व्यूवर हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, तो फटाफट से अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन भी साथ साथ प्रेस कर दो, क्योंकि इंपॉर्टेंट वीडियोज के नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो, ये जरूरी है, इसको इंश्योर करना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।